हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम इन द क्लास। तो आज से क्लास शुरू करते हैं और आज क्लास में क्लास 12 केमिस्ट्री एंड द चैप्टर इज एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो 3 केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन और उसके बाद फिर एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो सबसे पहले रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे पहले जानते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। जैसे कि दिस इज द एल्डिहाइड ग्रुप और इसके पीछे यदि हम इस तरह से लिखते हैं CH3, यानी कि इस एल्डिहाइड से पहले मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। सो दिस इज एल्डिहाइड। तो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट एडजेसेंट जो कार्बन एटम होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन हुआ और इस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा हुआ उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। और इसको और डिटेल्स में भी हम इसको लिखें तो CHO और कार्बन यहाँ पे लिख सकते हैं और इसके साथ 3 हाइड्रोजन ऐसे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये वाला जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन एटम है और इससे 3 हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है, 1 2 3। तो ये तीनों हाइड्रोजन एटम को हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन एटम या अल्फा हाइड्रोजन। यानी कि फंक्शनल ग्रुप के जस्ट फंक्शनल ग्रुप से जो डायरेक्टली लिंक कार्बन एटम होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन एटम और उसके ऊपर जो हाइड्रोजन एटम लगा होगा दैट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। उस तरह से कीटोन में जैसे कि CH3, C डबल बॉन्ड O एंड CH3, दिस इज कीटोन। और दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O इज द फंक्शनल ग्रुप। इससे जो डायरेक्टली लिंक कार्बन एटम है ये भी अल्फा और ये भी, तो इसको अल्फा डैश बोल सकते हैं, ये अल्फा और ये अल्फा डैश। तो इस कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन लगा है उस हाइड्रोजन को हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। या राइट साइड में जो CH3 ग्रुप लगा हुआ है इसके ऊपर यदि जो हाइड्रोजन एटम लगा है कार्बन एटम के ऊपर उसको भी हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। यानी कि अल्फा कार्बन एटम के साथ जो हाइड्रोजन एटम लिंक होगा उसको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन एटम या अल्फा हाइड्रोजन। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे C डबल बॉन्ड O, C इस तरह से लिख सकते हैं। एसिड और यहाँ लिख सकते हैं OH माइनस। कहते हैं एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में कार्बोनिल ग्रुप होता है। और यहाँ पे ये जो कार्बन एटम है इसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन एटम। यानी कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट या कार्बोनिल ग्रुप से जो डायरेक्टली लिंक कार्बन एटम उसको अल्फा कार्बन एटम बोलेंगे। और उस अल्फा कार्बन एटम हम देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे लगा हुआ है। सो यहाँ पे करेंगे एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। एसिडिटी मीन्स कि यहाँ से हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाएगा H+ आयन में कन्वर्ट होकर। तो इसके 2 कारण हैं कि एल्डिहाइड्स और कीटोन में ऐसा होता है। क्योंकि पहला इसका रीजन है, फर्स्ट रीजन इसका ये है कि C डबल बॉन्ड O इज strong
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिक ग्रुप होता है और कार्बोनिक ग्रुप इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। और इसका दूसरा कार्ड ये है कि conjugate base is stabilized by resonance। जब हाइड्रोजन आयन यहाँ से निकल जाएगा तो जो कंजुगेट बेस बनेगा वो स्टेबलाइज होता है, क्योंकि उसके बीच रेजोनेंस की वजह से वो स्टेबलाइज होता है। तो ये दो कारण है कि एल्डिहाइड्स और कीटोन का जो अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है वो एसिडिटी शो करता है, यानी एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन और एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो इसको देखते हैं कैसे शो करता है। सो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ से जो ये बॉन्ड है वो कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा और कार्बन पे शिफ्ट होने के बाद इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O कार्बन, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये बॉन्ड जो है, जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस बॉन्ड पे शिफ्ट हो जाएगा। सो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा माइनस, और यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा एंड प्लस, यहाँ से H प्लस आयन निकला था और ये OH है, तो दोनों मिला के वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दोनों को बोलते हैं कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस, यानी कि एसिड से जब हाइड्रोजन आयन निकल जाता है तो जो बचता है उसको बोलते हैं कंजुगेट बेस। जैसे मान लीजिए H2SO4 है, H2SO4 यदि हाइड्रोजन आयन प्लस एन प्लस HSO4 माइनस, तो इसको बोलेंगे कंजुगेट बेस, यानी कि एसिड से जब हाइड्रोजन प्लस निकल जाएगा तो जो बचेगा उसको बोलेंगे कंजुगेट बेस। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एल्डिहाइड्स या कीटोन्स में जो कार्बोनिल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है। तो यहाँ से हाइड्रोजन आयन निकल गया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया, और नेगेटिव चार्ज फिर यहाँ पे बीच में शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होता है और ये ऑक्सीजन यहाँ से बॉन्ड विड्रॉ कर लेता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसको ये जो है रेजोनेंस शो कर रहा है। हाइड्रोजन निकलने के बाद जो इसका कंजुगेट बेस ये बन रहा है, ये जो रेजोनेंस का दो स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं, जिसके वजह से इस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी होती है। तो इसके वजह से जब इसका कंजुगेट बेस स्टेबल होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इस तरह से एल्डिहाइड्स और कीटोन के जो अल्फा हाइड्रोजन एटम हैं वो एसिडिटी शो करते हैं। तो इसी के ऊपर बेस्ड रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन या एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, इसके ऊपर बेस्ड कुछ रिएक्शन लेते हैं। The reaction is aldol condensation. Aldol condensation.
aldol condensation. So dilute NaOH converted to बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल और इसका दूसरा एग्जांपल है 2CH3 CuCH3 बेरियम हाइड्रोक्साइड और इसको कहते हैं अल्डोल। और यहाँ पे टोटल 3 कार्बन आइटम है और यहाँ पे 6 हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल हमने लिया है तो 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। और इसका नाम है 4-हाइड्रोक्सी इसको आप सीधा कर सकते हैं कि बीटा हाइड्रोक्सी 4-मिथाइल N-2-O। So as per definition of aldol condensation on aldol reaction, when the aldehydes or ketones having at least alpha hydrogen atom undergo reaction with a strong catalyst like undergo reaction in presence of dilute alkali gives बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। सो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को एल्डोल कहते हैं और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को कीटोल बोलते हैं। सो व्हेन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग एट लीस्ट अल्फा हाइड्रोजन एटम, इस दोनों में यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे भी ये अल्फा कार्बन है, इस पे भी 3 हाइड्रोजन एटम। सो व्हेन द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग एट लीस्ट कम से कम 1 हाइड्रोजन एटम हो, देन अंडरगो रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली गिव्स बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। सो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को एल्डोल बोलते हैं और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को कीटोल बोलते हैं। यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, CO इज द कीटोन ग्रुप। इसको एल्डोल इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे देख रहे कि कंपाउंड में जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, इसमें देख रहे हैं कि अल्कोहल ग्रुप भी है और एल्डिहाइड ग्रुप भी है। तो एल्डिहाइड से अल और अल्कोहल से ओल, तो दोनों मिला के अल्डोल रिएक्शन को बोलते हैं। उस तरह से हाँ, यहाँ पे कीटोन ग्रुप है और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है।
और ये जब फर्दर ये वाटर रिलीज करता है, बहुत आसानी से ये वाटर रिलीज कर देता है। जैसे थोड़ा सा हीट होता है तो वाटर, और जब वाटर रिलीज करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO। और इसका नाम होगा ब्यूट डैश 2 डैश इनाम, या इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। और इसको बोलते हैं ऑल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ऑल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। यानी अल्डोल का जब कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अल्डोल का जब कंडेंसेशन होगा यानी कि दैट इज द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो इट इज कन्वर्टेड टू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, जिसको अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ही बोलते हैं। उसी तरह से कीटोन का जब कंडेंसेशन होगा माइनस वाटर, सो CH3, यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। CH3 and COCH3। and this is 4-methyl pent dash 3 dash in dash 2 dash उन। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। तो आफ्टर aldol reaction it easily releases the water molecule and converted to alpha beta unsaturated carbonyl compound, and इस प्रोसेस को बोलते हैं aldol कंडेंसेशन। यानी aldol रिएक्शन के बाद, aldol बनने के बाद जो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को बोलते हैं aldol कंडेंसेशन। और चूंकि यहाँ पे aldol बन रहा है और यहाँ पे कीटोल बन रहा है, लेकिन चूंकि प्रोसेस सेम है, यहाँ कीटोल बनने के बाद भी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है और यहाँ अल्डोल बनने के बाद भी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। क्योंकि प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए दोनों को, एल्डिहाइड्स को और कीटोन्स को, दोनों को अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ग्रुप में ही रखते हैं। तो अल्डोल कंडेंसेशन होने के लिए एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, जो इन दोनों रिएक्शन में, यहाँ पे इसमें भी 3 है और इसमें यहाँ पे 3 है, और एक दूसरे साइड में लेंगे तो इधर भी 3। देन aldol कंडेंसेशन में ही एक दूसरा टॉपिक है क्रॉस aldol कंडेंसेशन। aldol कंडेंसेशन, क्रॉस aldol कंडेंसेशन। तो क्रॉस aldol कंडेंसेशन में इसमें, तो दिस aldol कंडेंसेशन हैपेंस व्हेन देयर इज different aldehydes or different ketones. The aldol condensation happens
when there is different aldehydes or and different ketones. As for example, CH3 CHO and plus CH3 CH2 CHO. यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले वाले रिएक्शन में हमने दो मॉलिक्यूल लिया था एक ही कंपाउंड का, एक ही एल्डिहाइड का या एक ही कीटोन का. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों एल्डिहाइड अलग अलग है, दोनों एल्डिहाइड अलग अलग है. दिस इज इथानल एंड दिस इज प्रोपानल. सो फर्स्ट इट रिएक्ट्स विथ dilute alkali, that is sodium hydroxide, and then after heating it releases water molecule. Then it will directly converted to alpha beta unsaturated carbonyl compound. तो इसमें इस तरह का यदि कोई रिएक्शन होता है जिसमें कि डिफरेंट एल्डिहाइड्स हो या और डिफरेंट कीटोन्स हो, तो उस तरह के एल्डोल कंडेंसेशन को बोलेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें कि डिफरेंट एल्डिहाइड्स हो या डिफरेंट कीटोन्स हो. सो दिस इज कन्वर्टेड टू CH3 CH CHO and plus CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH. यहाँ पे देख रहे कि 1 2 3 4, यानी कि इसका ही जब इथेनॉल का जब दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके एल्डोल बनाएगा या एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाएगा तो 4 कार्बन एटम होगा, 1 2 3 4, क्योंकि इसमें 2 कार्बन एटम है. उसी तरह से जब ये प्रोपानॉल जब बनाएगा दो मॉलिक्यूल के साथ, तो इसमें टोटल 6, उसके प्रोडक्ट में 6 कार्बन एटम होंगे. इसमें 1 2 3, दो मॉलिक्यूल से बनाएगा तो 6 होगा. यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6. तो इसको बोलते हैं सेल्फ, सिंपल और सिंपल और सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट. यानी कि जब किसी एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल अपने सेम एल्डिहाइड मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके जब एल्डोल कंडीशन प्रोडक्ट बनाता है तो उसको बोलेंगे सिंपल और सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट. जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ये इथेनॉल अपने ही इथेनॉल दूसरे इथेनॉल मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके एल्डोल प्रोडक्ट बना रहा है. उसी में यहाँ पे देखें दूसरे केस में देख रहे हैं कि प्रोपानॉल अपने दूसरे प्रोपानॉल मॉलिक्यूल से एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना रहा है. लेकिन दूसरा कंडीशन हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल इथेनॉल का और दूसरा मॉलिक्यूल प्रोपानॉल का. उस तरह से एक मॉलिक्यूल प्रोपानॉल का दूसरा मॉलिक्यूल इथेनॉल का प्रोडक्ट बनाएगा. तो उस केस में CH3 CH डबल बॉन्ड C CHO एंड CH3. सो यहाँ पे 2 कार्बन एटम और यहाँ पे 3 कार्बन एटम है. तो जो प्रोडक्ट बनेगा 5 कार्बन एटम का होगा. तो 1 2 3 4 5 एंड प्लस CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO. यहाँ भी 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 कार्बन एटम है. और इसको बोलेंगे क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट. क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट क्योंकि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल
किसी दूसरे एल्डिहाइड्स का और दूसरा मॉलिक्यूल अदर एल्डिहाइड का। तो इस केस में जो अल्डोल प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलेंगे क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट्स। इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि यदि क्रॉस अल्डोल कंडीशनल प्रोडक्ट में यदि एक एल्डिहाइड हो और दूसरा कीटोन, जैसे कि CHO, this is the benzaldehyde, this is aromatic aldehyde, and plus this is acetophenone, तो यहाँ पे एक एल्डिहाइड है, दूसरा कीटोन है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ पे कीटोन ग्रुप है। तो फर्स्ट रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली एंड देन एट 293 केल्विन, तो यहाँ पे वाटर रिलीज होगा और जो प्रोडक्ट बनेगा एंड प्लस वाटर, तो यहाँ से वाटर हटा सकते हैं और इसको बोलेंगे बेंजल एसीटोफेनोन। बेंजल एसीटोफेनोन, and this is the क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। बेंजल एसीटोफेनोन को कह सकते हैं क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो इस तरह से यदि दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स आपस में रिएक्शन करके या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन आपस में रिएक्शन करके जब अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन या क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। कुछ अदर केमिकल रिएक्शन देखते हैं एल्डिहाइड कीटोन का, और अदर केमिकल रिएक्शन में लाइक कैनिजारो रिएक्शन,
So in Cannizzaro reaction, when aldehyde does not have alpha carbon atom, then it undergoes reaction of oxidation and reduction both in presence of concentrated alkali. तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दिस इज मिथानॉल, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। मिथानॉल में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, क्योंकि इस कार्बन के बगल में कोई कार्बन नहीं है। तो जब कोई अल्फा कार्बन एटम नहीं है, इट मीन्स कि इस कंपाउंड में कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। सो द एल्डिहाइड्स व्हेन having no alpha hydrogen atom undergo oxidation and reduction reaction after heating with concentrated alkali, gives alcohol and carboxylic acid salt। और इस रिएक्शन को यह कह सकते हैं कि एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल अल्कोहल बनाता है और दूसरा मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बनाता है। और इस तरह के रिएक्शन को, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों तरह का रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ होता है, उस रिएक्शन को बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। उस रिएक्शन को बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सो दिस इज मिथेनॉल एंड दिस इज पोटेशियम फॉर्मेट। Potassium formate is the carboxylic acid salt of potassium, or methanol is the alcohol. So this is benzyl alcohol, and this is sodium benzoate, तो इस केस में देख रहे हैं कि बेंजल डिहाइड का दो मॉलिक्यूल रिएक्शन करता है। इस बेंजल डिहाइड में भी कोई अल्फा हाइड्रोजन आइटम नहीं है। सो बेंजल डिहाइड के दो मॉलिक्यूल जब रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ concentrated sodium hydroxide, so it gives benzyl alcohol, that is alcohol, and carboxylic acid salt, that is sodium benzoate. So as per Cannizzaro reaction, when aldehydes undergo reaction in presence of concentrated alkali, it shows the oxidation and reduction reaction both। जब एल्डिहाइड रिडक्शन रिएक्शन शो करता है या रिडक्शन करता है तो अल्कोहल बनता है, और जब ऑक्सीडेशन करता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बनता है। तो इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन, जिसमें कि एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन शो करते हैं। अदर रिएक्शंस में
एक हम अभी रिएक्शन देख रहे हैं कनिजारो रिएक्शन, और दूसरा रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। बेंजल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड का जब नाइट्रेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड at temperature 273 to 283 Kelvin, it is converted to meta-nitrobenzaldehyde. It is converted to meta position ये है, so meta nitro, this is the benzaldehyde. And this is meta nitro benzaldehyde. यानी थर्ड पोजिशन इज द मेटा पोजिशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड पोजिशन इज द मेटा पोजिशन। मेटा को शॉर्ट में स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं। सो मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। सो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि जब एल्डिहाइड एज ए फंक्शनल ग्रुप एरोमेटिक रिंग पे लगा होता है, सो वो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करके मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मेटा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। यानी कि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, सो इस बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है और मेटा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करने का मतलब है कि मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन मेटा, यानी यहाँ पे जब एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ लगा हुआ तो मेटा पोजीशन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन होगा, जिसपे कि आके कोई भी इलेक्ट्रोफिल वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। यानी वहाँ से मेटा पोजीशन से एक हाइड्रोजन हट जाएगा और उसके जगह पे कोई इलेक्ट्रोफिल ऐड हो जाएगा या इलेक्ट्रोफिल अटैच हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, इसका हम थोड़ा सा मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म कि जब एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ तो मेटा पोजीशन पे इसको मिटा देते हैं टारगेट से। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। This is the benzaldehyde. So ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा।
बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और ये बॉन्ड कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन जो है, यहाँ पे जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। तो इसको यहाँ पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ से बॉन्ड इस कार्बन पे, या कार्बन मैंने इस कार्बन के एल्डिहाइड कार्बन और यहाँ बेंजीन के कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। सो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हो गया है, यानी इस कार्बन ने बॉन्ड दिया है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। देन ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। अब जब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा इस स्टेज में, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये कैसे इस पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज होगा। देन इस स्टेज में ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, इसलिए यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। एंड नेक्स्ट स्टेज में तो इस तरह से तीन, यहाँ 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बन रहे हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसके। अब इस 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है एल्डिहाइड, और यहाँ पे दिस इज सेकेंड पोजीशन। सेकेंड पोजीशन इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन है। और यहाँ पे थर्ड वाले स्ट्रक्चर में दिस इज द पैरा पोजीशन। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन, और यहाँ पे भी ये पोजीशन भी ऑर्थो पोजीशन ही है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है तो फर्स्ट, और दिस इज सेकंड, ये भी ऑर्थो पोजीशन है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो, यानी यहाँ पे तीनों स्ट्रक्चर में, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में तीनों स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज हो गया है और वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इट मीन्स कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी कि उस तरह के रिएजेंट अटैक करेंगे जो कि जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी इलेक्ट्रोफिल होंगे, उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इट मीन्स कि जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो मेटा पोजीशन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, तो इसलिए जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिव ग्रुप है।
then uses of aldehydes and ketones, or you can say some uses of aldehydes and ketones. So it is used as solvents and as a starting material for the synthesis of products. यानी कि ये एज ए सॉल्वेंट यूज होता है, एल्डिहाइड्स और कीटोन एज ए सॉल्वेंट यूज होता है, और कुछ केसेस में ये कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए एज ए स्टार्टिंग मटेरियल भी यूज होता है. फॉर्मलिन is the aldehyde, or you can say formalin is 40% solution of formaldehyde. Formaldehyde. So formalin is used as formalin is used to preserve biological specimen. Biological specimen, क्योंकि ये एज ए प्रिजर्वेटिव यूज होता है, मतलब डिसइंफेक्टेंट यूज होता है. फॉर्मलिन कैसे बनता है? 40% solution of formaldehyde is called formalin and used to preserve biological specimen. And it is used to prepare bakelite या यूरिया फॉर्मलडिहाइड ग्लू या अदर पॉलीमर, दूसरे पॉलीमर बनाने में भी काम आता है. एंड नेक्स्ट इज एसीटोन एंड मिथाइल ketone are used as solvent in industry. तो ये कुछ यूजेस हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के, जैसे कि ये बहुत सारे पॉलीमर बनाने में भी काम आते हैं, जैसे कि इथाइल एस्टेट बनाने में या विनाइल एस्टेट, कुछ इस तरह की, या कोई ड्रग्स बनाने में इस तरह से काम आते हैं. सो दीज आर सम यूजेस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. बहुत सारे यूजेस होंगे, इसमें हमने कुछ यूजेस आपको बता दिए. ऐसे बहुत सारे यूजेस होते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के. तो इस तरह से आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और इसकी चैप्टर के जो बाकी टॉपिक हैं, कुछ जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड पे कुछ टॉपिक रह गए हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे. ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच.